आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वॉशिंगटन डीसी से पॉलिटिशियन और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका, जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो वंस अगेन। थैंक यू आलिया, थैंक यू, माय प्लेजर। बहुत से ऐसे कुछ इवेंट्स चल रहे हैं दुनिया में भी, पाकिस्तान के अंदर भी। पहले हम स्टार्ट किए लेते हैं कि एक बड़ा वाकया ये हुआ जिसकी खबरें दूर दूर तक फैली के पता ये चला कि पोलैंड पे जो मिसाइल गिरे हैं उसकी वजह से वहां पे 2 हलाकतें भी हुई और फौरी तौर पर कहा गया कि ये रशिया की तरफ से हुआ, और रशिया की तरफ से हुआ तो बहुत बड़ी एक एस्केलेशन होगी जंग में, और क्या होगा। अच्छा, ये उसी दौरान पेश आया कि जब आप जानते हैं कि G20 की जो समिट है वो भी चल रही है। अच्छा, उस समिट में साइड लाइन्स पड़ी, यहाँ मुलाकातें हो रही हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ हमारे हमसाया मुल्क पीएम मोदी की मुलाकात हुई, फिर उनकी ऋषि सुनक के साथ मुलाकात हुई, फिर ऐसी और भी मुलाकातें चल रही हैं। तो इस सारे सिनेरियो पे मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी कि कैसे देख रहे हैं आप इसको, कि किस तरफ हम दुनिया जो है वो किस तरफ बढ़ रही है। देखिए, इस वक्त यूक्रेन का जो ये जो मिसाइल सिस्टम है जो पोलैंड पे गिरा है, इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि पोलैंड नेटो का मेंबर है, बड़ी बात है, ये है। लेकिन हकीकत में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि व्हाट इज इन द माइंड ऑफ पुतिन हैज कैलकुलेटेड अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज को कि ये इनकी प्रायोरिटीज क्या है। और ये कहां टेस्ट हुए थे? ये टेस्ट हुए थे इराक वॉर में, ये टेस्ट हुए थे सीरिया की वॉर में। तो उन्हें पता है कि दे कैंट अफोर्ड अ वॉर। और जिस तरीके से अमेरिका ने विड्रॉ अफगानिस्तान से किया है, कंप्लीटली कैलकुलेटेड। ओबामा इस वक्त, जो बाइडेन साहब को तो बिल्कुल, जिस तरह मैं बताता हूं, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर था, हालांकि एक दिन उन्होंने नहीं पढ़ाया। उन्होंने 2 हफ्ते पहले कहा मेरा बच्चा जो है इराक में जो शहीद हो गया वो कैंसर से मरा था। तो उसका तो पता है सारी दुनिया को कि ओबामा साहब सारा कुछ कंट्री को चला रहे हैं। ओबामा साहब को पुतिन ने कैलकुलेट कर लिया था सीरिया में, और वो रेड लाइन ड्रा करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। तो और दूसरा, जिस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट सऊदी अरेबिया में थी, एलाइज के साथ जो वो करते थे, उस वक्त ईरान के साथ डील की, उन्होंने कैश दी, उनकी मर्जी की। इन्होंने पहले कहा कि हम यूरो देंगे, उन्होंने कहा यूरो नहीं लेंगे, हम डॉलर लेंगे, वो भी कैश लेंगे। तो दर हकीकत पुतिन जो कि केजीबी ट्रेंड है, उन्हें पता है इस वक्त कि सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी फेवर में जा रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जो अचीव करना था यूक्रेन पे अटैक करके, वो उन्होंने कर लिया है। उन्होंने उनको जो उनके कीव, उन्होंने पहले क्रीमिया को टेक ओवर किया, और उसके बाद वो अपने वहां पे ट्रेड रूट को, रशियन ट्रेड रूट को सिक्योर करना चाहते थे। उनके जो साहिली एरिया को टेक ओवर करके वो कर चुके हैं। जो उस एरियाज के अंदर मैं बताना चाहूंगा रशियन सिंपथाइजर है, यूक्रेन के जो जिस एरिया को उन्होंने टेक ओवर किया है वहां रशियन जबान बोली जाती है, वहां पे रशिया का कल्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग है उस एरिया में। तो वहां से भी एक हाई डिमांड थी कि आप रशिया शुड कम एंड टेक ओवर। उन्होंने कर लिया है ऑब्जेक्टिव हासिल करने के बाद। अब इस टाइम अगर, और दूसरा, अगर मैं कहता हूं रशियन मिसाइल भी होता तो आपके यूरोपियन कंट्रीज जो है इस काबिल ही नहीं है कि जंग में कोई उसको रिटेलिएट कर सकते। अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है। हमारी अमेरिका की आर्मी इस वक्त सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। और दूसरा, इस वक्त जो ओबामा साहब हैं वो आर्मी को सपोर्ट भी नहीं करते। उनके इंटरनल एजेंडे हैं सोशलिज्म को प्रमोट करना। अंदर हकीकत जो सब ओबामा ने अपने पीरियड में एक वादा किया था कि आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री, वो उन्होंने कर दिए हैं। इस वक्त अमेरिका इनोवेशन में आगे नहीं है। अमेरिका का अपना नासा जो है अपना रॉकेट फ्लाई करने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिका रिसर्च में पीछे जाता जा रहा है, मैथ में पीछे है, इनोवेशन में पीछे है। और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो आर्मी को डिमोरलाइज करती है। वो चाहते हैं कि हमें जंग करनी ही नहीं चाहिए। उनका सबसे बड़ा नंबर 1 एजेंडा क्या होता है? इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट के इश्क में उन्होंने अपने घर को जला लिया है। इन्फ्लेशन छत को चली गई है क्योंकि तेल अपना निकालना बंद कर दिया है। तो उसमें तेल, और उनके कहने के ऊपर एलायंस की हालत यह है कि सऊदी अरेबिया, ओपेक उनके ऊपर से, उनके कहने पे, उनकी मिन्नतें करने के बावजूद अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता। तो आपका क्या ख्याल है, वो पुतिन को रिटेलिएट कर सकते हैं? नहीं। तो इसका फायदा अगर वो होता भी रशियन मिसाइल, तो ना अमेरिका बहादुर ने कुछ करना था और ना यूरोपियन कंट्री जो छोटे छोटे इस वक्त गैस की लोड शेडिंग हो रही है उन्होंने भी रिटेलिएट नहीं करना था। लेकिन यूक्रेन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि दैट्स वाज द मिसाइल वाज फायर्ड बाय देम बाय मिस्टेक। ये तो उसकी सूरत हाल। अब मैं वो ऋषि सुनक साहब G20 में, आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी है। जी जी।
इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको 1 साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सुनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया, यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सुनक साहब से की और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं। एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं, चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है। अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी। और अपनी आपकी स्किल्स की सबसे नीचे तोशा खान की वीडियो निकल रही है, तोशा खाना है या खाना खराब है, उसकी वीडियोस दोबारा नए से चल चुकी हैं। सियासतदानों की वीडियोस के ऊपर आपकी सियासत हो रही है। आपके जो वो थे हैकर भाईजान, तो आपके तो आप दुख होता है, अफसोस है। G20 की देखे, मैं कल देख रहा था, खुशी भी थी कि चलें जी हमारे पड़ोसी हैं वो आगे जा रहे हैं, G20 में मुलाकातें हो रही हैं। दुख हो रहा था जब देखता हो कि आपके एक सबसे पॉपुलर लीडर, मैं आलिया आपसे बल्कि क्वेश्चन करूंगा कि खान साहब ने अपने घर के बाहर इतने ज्यादा बंकर बनाने की क्या जरूरत थी? वो रेत की बोरियों की दीवारें बनाई गई हैं वहां पे, आप खाना जंगी में हैं आप। और दूसरा, वहां पे उन्होंने 50 कमांडो मंगाए हैं और पंजाब पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। आपकी फेडरेशन के हालात क्या है? आपकी गवर्नेंस के हालात कहां हैं आज? आपका चीफ सेक्रेटरी जो है मौजूद ही नहीं है, आपका आईजी है वो रिजाइन करके जा चुका है। आप कहां जा रहे हैं? आपकी मेरा ये क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन? आप कहां जाना चाहते हैं? आपके पता है कि इमरान खान साहब ने बहुत बुरा मनाया है वो जो तोशा खाना का ये केस दोबारा से खुल गया और घड़ी की बात हुई है, वो इतना सख्त गुस्सा मनाया उन्होंने कि उन्होंने कहा है कि शाहजेब खानजादा, जियो, इन सब पर वो केस करेंगे। नहीं खान साहब, आप ये वो घड़ी जो आपने बेची है, आप जूतों के बगैर जाते थे मदीना और मक्का में, तो वो उसका एडिशन, उसको मक्का एडिशन कहा जाता है जो आपने बेची घड़ी। ये बताएं अपने लौंडो लोपाड़ों को प्लीज कि वो मक्का एडिशन था घड़ी का जो बेची है आपने। और दूसरा, उसमें ये तो कन्फेस करते हैं ना बेची है हमने। अब ये बताया ना घड़ी दुबई में किस तरह पहुंची, यही बता दें चले जी, दूसरी सारी चीजें झूठी। वो उमर फारूक जाली बंदा है, 2 नंबर है। घड़ी आपके तोशा खाना से निकल के दुबई तो पहुंची ना, वो कौन लेके गया? हाँ ठीक है, वो फर्क होगी ना, नहीं बेची होगी तो वो मानिका के किसी बच्चे ने बेची होगी, फर्क तो सिर्फ यही है। आप सादिक और अमीन तो नहीं रहे ना आप। मेरा तो मकसद ये है, मेरा तो क्वेश्चन मार्क ये है कि आप इतने टेंटेड हैं, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी मोरालिटी का स्टैंडर्ड ये है, फिर आप मिसालें देते हैं मोदी की। और मोदी की भी कोई घड़ी निकाल के देना यार, कि मोदी को फलां मुल्क ने गिफ्ट किया था तो वो दुबई में बेचा है, इंग्लैंड में बेचा है, ये भी कोई मिसाल दे, कौम को बताए ना। आप मोदी की मिसालें देते हैं आप रोजाना सुबह शाम, आप मिसालें देते हैं कि आप केस भी कहते हैं मैं करूंगा तो इंग्लैंड में जाके करूंगा। मुझे बताया ना कि वो कौन सा लीडर, वो पनामा लीक में एक आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर का आया था, रिजाइन दे दिया था उसने। आप भी फिर हौसला करें, आप सियासत से विड्रॉ कर जाए, क्योंकि प्रूव हो चुका है आपके ऊपर, फॉरेन फंडिंग आपके ऊपर प्रूव हो चुका है, मलक रियाज से आपने जमीन ली है, प्रूव हो चुका है। या तो बताए ना लोगों को। हाँ साहब, ये सर उनकी एक वीडियो चल रही है कि जिसमें जब वो इसराइल के प्रेसिडेंट पर यही तोशा खाने के हवाले से जो गिफ्ट्स थे कुछ, उनके ऊपर एक केस चला, तो उसके ऊपर इमरान खान ने
पास्ट में बहुत ज्यादा उसको किया कि देखें, वो जो सिर्फ तहाइफ पर वहां पर इतना बड़ा वो होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब वही मामला जब पाकिस्तान में हुआ है तो वो इसके ऊपर जो है वो नाराज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। बच्चे आपके जो बिगड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे आज सफाइयां देते पेश कर रहे हैं ट्विटर पे कि उसकी अपनी घड़ी थी, उसको बेचे, जाया करे, जो मर्जी करे, और लेके, और फिर जब खान साहब से पूछा जाता है तो फिर भागते हैं, कहते हैं जरदारी ने भी ये किया था, नवाज शरीफ ने भी ये किया था तोशे खाने के साथ। तो अमीरुल मोमिनीन साहब, उन्होंने रियासत मदीना का ठेका नहीं लिया था, उनके हाथ में तस्बीह नहीं होती थी, वो हर तकरीर में इय्या का नाबुदु इय्या का नस्ताईन नहीं पढ़ते थे, उनके ट्रेलर के ऊपर अमर बिल मारूफ नहीं लिखा होता। आपने चैलेंज किया था, आप बल्कि पैदावार इस चीज की, आपको एस्टेब्लिशमेंट ने उन दो पार्टियों की नफरत में आपको क्रिएट किया था, उन दो पार्टियों की करप्शन की वजह से आप आए थे। लेकिन आपने भी यही किया पाकिस्तान के साथ, बल्कि मैं तो ये प्रूव हो सकता है कि इन्होंने दोनों पार्टियों के रैकेट इन्होंने तोड़े। वो तो फिर कुछ सीनियर लोग लेके आते थे। दुख तो ये होता है, इनके 25-25 साल के लौंडे लपाड़े वजीर होते थे, जिनको मैं हमेशा कहता हूं मोहल्ले के करियाने वाला सिगरेट उधार नहीं देता, वो इनके मिनिस्टर थे वो। और उन्होंने फिर जो तबाही फेरी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास वोटर बैंक तो है नहीं है, इनको तो एस्टेब्लिशमेंट ने जिताया 2 नंबर तरीके से, उन्हें पता था कि वी डोंट हैव एनी बेस, और उन्होंने खुल के तबाही फेरी। फिर उन्हें पता था कि वी आर नॉट, हम सियासतदान नहीं है, कोई एक सेनेटर है, उसकी आवाज भारी, सिर्फ उसके सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो एक हर जलसे में सिर्फ जाके वो भारी आवाज के साथ बोलता है, ये पाकिस्तान कप्तान परेशान बेईमान, सिर्फ ये कहते हैं। वो मैच है। ठीक ठीक। अच्छा साजिद साहब, हम क्योंकि जाहिर है कि इस तरह के मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं, इतना ज्यादा गंभीर सूरत हाल रहती है, दिन रात जो ट्रेंड्स चलते रहते हैं ट्विटर पे, और जो हर चंद घंटे के बाद एक नई खबर आ रही होती है, इस वजह से इस तरफ हम निकल ही आते हैं। लेकिन हम वापस जरा थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं, बल्कि एक और अमेरिका की भी एक खबर पर मैं बात करना चाहूंगी कि आप तो क्योंकि उस पार्टी के मेंबर भी हैं और आप फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइजर भी हैं, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक मर्तबा फिर एड्रेस किया और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया दोबारा से प्रेसिडेंसी। देखें आलिया, मैं आपके देखने वालों को बड़ी एक टेक्निकल चीज बताना चाहूंगा डेमोक्रेसी जमहूरियत से रिलेटेड। दर हकीकत जमहूरियत पूरी दुनिया के अंदर डिक्लाइन पर है। अब मैं उसकी मिसाल अमेरिका से देना चाहूंगा, जहां जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है। इस मिड टर्म में क्या हुआ है, इस मिड टर्म में क्या हुआ है, और मैं उसके बाद आपको रिलेट करना चाहूंगा कि कल जो स्पीच की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इस इलेक्शन के रिएक्शन में बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ हाउस जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के पास है, बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ 2-3 सीटों के साथ। अब हाउस जो होगा, लोअर हाउस, वो होगा रिपब्लिकन्स के पास, सेनेट होगा डेमोक्रेट्स के पास, और उसके बाद प्रेसिडेंसी किन के पास है, डेमोक्रेट के पास। लेकिन अगले 2 साल माहौल ऐसा बन गया है कि 2 साल में लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि दे आर डिवाइडेड। तो इसमें नुकसान किसका है, वोटर का है। इसमें नुकसान किसका है, मुल्क का है। डेडलॉक हो चुका है, कोई भी कानून साजी कौम के फायदे में नहीं हो सकेगी, बाई पार्टिजन लेवल पे नहीं हो सकेगी खुल के, क्योंकि डिवाइडेड है। रिपब्लिकन अपनी तरफ खींचेंगे, डेमोक्रेट अपनी तरफ से, वो जो एक उसको लैम डक किस्म का प्रेसिडेंट होगा। तो दर हकीकत जमहूरियत का नुकसान है। जमहूरियत जो है वो इट्स लूजिंग इट्स ग्राउंड। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक नई टर्म आ चुकी है और वो चल भी रही है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, जिसकी मैं मिसाल ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में भी दूंगा। हाइब्रिड सिस्टम के जरिए रन किया जाता है, अपने पसंदीदा लोगों को बिलियनर बनाया जाता है, उनके जरिए टीवी चैनल खरीदे जाते हैं, उनके जरिए अदालतों के ऊपर इन्फ्लुएंस करके मर्जी के जजेस लगाए जाते हैं, मर्जी से कोशिश की जाती है आर्मी जजेस, आर्मी के जर्नल लगे, चीफ लगे। इसको कहा जाता है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड निजाम। ये डेवलपिंग कंट्रीज में तो चल रहा है। तो उसमें अब उसी तरह का यहां पे सिलसिला हो रहा है। कल ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच दी, उन्होंने अपनी बातें की, उनकी स्पीच वाज बेटर देन जो पिछले दौर में इलेक्शन लड़ते रहे तकरीरों से मच बेटर थी। उन्होंने आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम, उन्होंने इलेक्शन के बारे में बताया, और उन्होंने एक चीज को सब यहां पे नोटिस लिया है, इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, उसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग, वोटिंग हार्वेस्टिंग।
उसमें ये हो रहा है कि अभी तक मेल इन वोटिंग ये खराब, बल्कि उन्होंने इसका इशारा दिया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी सेम डे रिजल्ट आ जाता है, यहाँ उससे भी बुरा है, 3-3 4-4 दिन बाद तक काउंटिंग जारी रहती है। इन द मीन टाइम लोग इलेक्शन में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, तो उस पर फिर जाके इसमें रिगिंग हो रही है। वो रिफॉर्म की सख्त जरूरत है अमेरिका के अंदर। दूसरा, उन्होंने अपने पहले हाफ में ये आइडेंटिफाई कर दिया था, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इस वक्त जो लिबरल या डेमोक्रेट पार्टी का नंबर 1 एजेंडा है कि उन्होंने पोलिटिसाइज करते हैं इन्वायरमेंट, लेकिन उन्होंने आते ही पहले ही उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बाइडेन साहब ने आके फरमाया था कैलिफोर्निया में कि अमेरिकाज फ्यूचर इज इन सोलर एनर्जी एंड विंड मिल्स, जो कि सिर्फ पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए कहा था उन्होंने, इट इज नॉट प्रैक्टिकल और इज नॉट इनफोर्सेबल। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल आते ही अपनी स्पीच के पहले हिस्से में कह दिया था कि वी विल ड्रिल आवर ओन लिक्विड गोल्ड, और उसी के साथ उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जब मैं अपना पेट्रोल यहां से निकालूंगा तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, और उनके दौर में इन्फ्लेशन 1% था, उन्होंने ये कहा। और उसके बाद उन्होंने और कई चीजें, उन्होंने खासकर बड़े हमले किए डेमोक्रेट्स के ऊपर, रेडिकल लेफ्ट उन्होंने उसको नाम दिया, रेडिकल डेमोक्रेट्स दिया उनका नाम, और उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और कल से पहले मैं खुद अभी सोच रहा था कि शायद रॉन डिसेंटिस फ्लोरिडा से आएंगे और वो लीड करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ही आगे आएंगे। और आई एम प्लानिंग टू इन द फ्यूचर टू वर्क फॉर द कैंपेन माई सेल्फ, क्योंकि हम रिपब्लिकन कंजर्वेटिव, और मेरे ख्याल में जाती तौर पर अगर पूछें तो हमारी पार्टी का सोल्यूशन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही है, दूसरा कोई लीड नहीं कर पाएगा। अब दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन, उसमें कई दफा वो रेड लाइन भी क्रॉस करते हैं, जिसको पॉलिटिकल करेक्टनेस कहा जा सकता है, और चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त बड़े बुरे तरीके से डिवाइडेड है, पोलराइजेशन है अमेरिका के अंदर। इसी वजह से देखें, इन्फ्लेशन यूनिवर्सल एक इशू है, यहाँ अमेरिका के अंदर ओपन बॉर्डर्स इज इशू, बाइडेन की जो पॉलिसी है उस वजह से इमिग्रेशन ब्रोकन सिस्टम है। इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी सपोर्ट करती है डिफेंडिंग पुलिस, हर दूसरा शहर जो है ओपन ड्रग मार्केट और क्राइम रेट, ये तो डेमोक्रेट भी रियलाइज करते हैं। इसी वजह से हम कहते थे रेड वेव आएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक, मैं समझता हूं कि वाकई ही कई डेमोक्रेट्स दे हैव इश्यूज विद इट, क्योंकि वो समझते हैं कि ही इज अ रेसिस्ट और ही इज फार राइट, तो वो अपने इश्यूज को भी निग्लेक्ट करके बाई पार्टिसन बेसिस पे इशू रिलेटेड वोट नहीं दे सके। और दूसरा, कल हमारे एक दो जो रिपब्लिकन लीडर थे उसको ये कह रहे थे कि न्यूट्रल्स, इंडिपेंडेंट्स उसको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट्स और स्विंग वोटर्स और बॉर्डर लाइन वोटर्स, वो नहीं आ सके रिपब्लिकन को वोट देने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। वो समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अपने रिजिड है अपने फार राइट एजेंडे पे, मिडिल ग्राउंड्स पे नहीं आते, इस वजह से वो वोटर्स ने डर के डेमोक्रेट्स को वोट दिया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरा, जो बाइडेन समझते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कि दे हैव रिसीव्ड द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल, दे वॉन द इलेक्शन। उसमें एक बात ये भी ठीक है, ये फायदे में जाती है डोनाल्ड ट्रंप साहब के, क्योंकि अब ये जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलेंगे, पुश करेंगे सोशलिस्ट एजेंडा और ज्यादा, महंगाई और ऊपर जाएगी क्योंकि पेट्रोल और महंगा करेंगे ये, और ये सारी चीजें 2024 के लिए फिर दोबारा एक वेव को क्रिएट किया जा सकता है इन द फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। एक तो ये इसके नेगेटिव और प्लस भी जाते हैं इसके, लेकिन दिस इज द सिचुएशन। मैं तकरीबन 1 महीने तक दोबारा एक्टिव होने लगा हूं कैंपेन के अंदर। I'm talking to them. I just received the message from the campaign to upgrade my number and email. So that is a signal that basically I will be going back to the campaign. मैं आपके देखने वाला होगा, मैंने 2 दफा, पिछली दफा दोनों दफा I had a contract with the campaign और I will be going back again to the campaign to work for them. चाहे साहब, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं आगे और इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपने वहां की बताई, खासतौर पे बड़े इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया कि इस वक्त वहां पे, और बड़े सच्चाई के साथ के जो है सिचुएशन असल में ग्राउंड रियलिटीज हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों और वो रिपब्लिकन्स हो, दोनों के बीच जिस तरह की रिफ्ट है, जो दोनों तरफ के सपोर्टर्स क्या सोच रखते हैं और वहां पर आने वाले दिनों में जो है वो क्या होने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहां के जो हालात है वो भी काफी दिलचस्प होने वाले हैं। तो सर, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। हम कहेंगे कि हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है और हम देखेंगे कि वहां पर क्या होता है। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपका। थैंक्स। Have a nice day. Thank you so much.